देखना पड़ेगा। हो सकता है ना आया। तो हमने दो मौलिक अधिकार जो थे वो देख लिए। एक जिसे बोलते हैं कौन सा, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। उस राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14, 15, 17 और 18 ये सब रट लिए होंगे। उसके बाद दूसरा आता था जिसे हम कहते थे स्वतंत्रता का अधिकार, वो कल बताया था। इनकेस नहीं हुआ होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से दोहरा देंगे। अब चलते हैं तीसरा जो फंडामेंटल राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, दो आर्टिकल हैं मात्र इसमें, एक है 23 और दूसरा कौन सा दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। 23 और 24 दो आर्टिकल इसमें है। अब 23 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है कि मानव तस्करी, बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी एक तरीके से इसमें ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 23 में कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक। तो मानव का दुर्व्यापार से मतलब क्या हो जाता है कि यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि उस मनुष्य से, किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक काम करवाएं या मुफ्त में काम करवाएं, है ना। तो वो सब चीजें आ जाती है। जैसे पहले होता था दास बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे, वो सब चीजें अब नहीं होंगी, है ना। तो मानव तस्करी के अंतर्गत ही यहां पर जैसे वैश्यावृत्ति लिखा है, तो वैश्यावृत्ति अगर कहीं करवाई जाती है तो ये उस महिला का मौलिक अधिकारों का हनन है। बाई फोर्स कोई भी नहीं करवा सकता है। ठीक है, फिर यहां लिखा है वेगारी। तो वेगारी का मतलब क्या होता है, जैसे काम करना, लेकिन क्या कर रहे हो, बोला वेगारी कर रहे हैं, मतलब बदले में मजदूरी नहीं मिलेगी। व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको बाजार के हिसाब से क्या दिया जाना चाहिए, उसका सैलरी, पारिश्रमिक या दिहाड़ी। तो वो कुछ भी नहीं दिया जाता है, मुफ्त में काम करवाया जाए, उसे बेगारी कहते हैं। तो ये मनुष्य का शोषण है ना। तो ऐसा कराना उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। ऐसे ही लिखा हुआ है बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर जिसे हम बोलते हैं। तो बंधुआ मजदूरी, मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने कर्जा ले लिया, उधार ले लिया, थोड़ा बहुत पैसा जो भी लिया, अब वह उस पैसे को नहीं चुका पा रहा है, तो बदले में क्या कर रहा है, उसको काम दे दिया कि मेरे खेतों पे काम करो, अब करते रहो जीवन भर। तो इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। यानी वो अपनी मर्जी से कहीं बाहर या कुछ अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता, कहीं दूसरी जगह जाके मजदूरी नहीं कर सकता। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी जो स्थितियां हैं, उन पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। इसका अर्थ ये भी हो जाता है इसका कि चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, उनके द्वारा कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। वैश्यावृत्ति भी अनैतिक में आती है। तो 23 जो आर्टिकल है, अगर कोई कराता है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, पनिशमेंट मिलेगा। अब पनिशमेंट क्या मिलेगा वो आर्टिकल 23 में नहीं लिखा है, लेकिन कार्य कौन सा है उसके लिए आईपीसी, सीआरपीसी इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि अगर बंधुआ मजदूरी कराते हो तो आपको ये सजा होगी, यदि आप बेगारी कराते हो तो आपको ये सजा होगी। ठीक है, तो दंड का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगला आर्टिकल आता है 24, उसमें लिखा है, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जैसे एक तरफ लिखा है ना कि मुफ्त में काम कराएंगे तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, लेकिन अगर सरकार किसी सेवा को, किसी कार्य को अनिवार्य घोषित कर देती है, कि सबके लिए आदेश जारी कर देती है कि हर व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में 30 मिनट के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाकर के श्रमदान करना पड़ेगा, चाहे पौधों को पानी देना हो, साफ। जब वो नियम बनाया है तो सबके लिए बनाया है, बदले में वो आपको कोई सैलरी पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहां फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 24 में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक स्थान पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। खतरनाक स्थान से मतलब है कोई कारखाना
या कहीं खनन होती है, खदान जो रहती है, यानी जहां जान जाने का या शारीरिक रूप से चोट लगने का खतरा होता है, तो ऐसे स्थान पर उसे नियोजित नहीं कर सकते, मीन्स उसको कार्य करने पर नहीं रखा जाएगा। अभी आप देखते हैं, चाहे होटल में जाओ या किसी दुकान कारखाने में जाओ, वहां पर लिखा रहता है कि हमारे यहाँ बच्चों से काम नहीं करवाया जाता या बाल श्रमिक प्रतिबंधित। अगर करते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है ना, 14 वर्ष से कम आयु वालों को। अब 14 वर्ष के बाद भी बच्चे जैसे हमें काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं, चाय की दुकानों पर मिलेंगे, होटल रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अब उनकी पारिवारिक स्थिति है, इस कारण से उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु को तो खतरनाक स्थानों पर किसी भी तरीके से नहीं लगा सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां पर हो जाता है समाप्त। तो 3 मौलिक अधिकार समाप्त हो गए। ठीक, पहला जो मौलिक अधिकार था उसे हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, यानी समता का अधिकार, कि भारतीय सभी नागरिकों को आपस में समान बनाने की बात की जा रही है। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं तो आर्टिकल 19 में लिखी थी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपनी बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी तरीके से सभा और संगठन बनाने की, वो सब एक बार फिर से देख लेंगे, है ना। फिर इसी में स्वतंत्रता के संबंध में ही हमको दिया था कि व्यक्ति को जब तक कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन ना किया जाए तब तक उसे सजा नहीं दे सकते हैं, तो वो सब बातें इसमें आती थी। और तीसरा हमने अभी देख लिया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध हमारे पास कौन से मौलिक अधिकार हैं। ठीक, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, यानी इसमें रिलीजियस यानी धर्म से संबंधित अधिकार है। एक तरफ जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और पंथ निरपेक्ष का मतलब ये निकलता है ना, सर्वधर्म समभाव, यानी कि व्यक्ति बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और धर्म के अनुसार कार्य कर सकता है। तो वही सब बातें इसमें आ जाती हैं। आर्टिकल यहाँ स्टार्ट होते हैं, यानी अनुच्छेद दिए गए हैं 25 से लेकर के 28 के बीच में। तो इन सारे आर्टिकलों को हमें रटना है। पहला है 25, कहता है कि लोकाचार और सदाचार की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसका अर्थ यह होता है कि देखो, आपका और ईश्वर का संबंध है, उसी को धर्म कहते हैं एक तरीके से। अब आप अपने ईश्वर को कैसे देखते हो? मूर्ति पूजा के रूप में देखना चाहते हो तो आप मूर्ति के रूप में उसकी पूजा करो। आप उसको निराकार रूप में देखना चाहते हो तो निराकार रूप में उसको मानो। नहीं भी मानना चाहते हो मत मानो, आप अपनी अंतर्मात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते। अभी क्या होता है, जहां गरीबी व्याप्त है, और गरीबी कहाँ देखने को मिलती है? जनजातियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, आदिवासियों में देखने को मिलती है। तो ऐसी जगहों पर ये देखने को मिलता है कि जो कुछ मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरीज, वो उन्हें लालच दे करके उनके धर्म का परिवर्तन करवा देते हैं कि आप अपने इस धर्म को छोड़ दो, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। तो ये जो लालच देख करके या डरा करके कि नहीं करोगे तो हम तुम्हारे यहाँ पर पानी की सप्लाई बंद कर देंगे या तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे, ऐसे कुछ चीजें, तो ना तो आप लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते हो, ना ही डरा कर, ना दबाव से। व्यक्ति क्या लिखा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज, स्वेच्छा से, अपने कॉन्शियसनेस से वो जिस धर्म को चाहे उसको स्वीकार कर ले, जिस धर्म को चाहे उसको छोड़ दे। आप सुबह से शाम तक 25 धर्म बदल लो, कोई रोक टोक नहीं है हमारे संविधान में। तो अगर दबाव डालकर कराया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी धर्म को अपनाए, छोड़े, माने, कोई रोक नहीं है। इसी को कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है ना। 25। अब देखो, एक जनरल सा नियम है, सामान्य सा नियम है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए समय समय पर रोक लगाई जाती है कि हम खुलेआम हथियारों को लेकर नहीं चल सकते।
हथियार भी जो मिलते हैं उसके लिए हमारे देश में लाइसेंस्ड होना चाहिए। अब कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी उनको हम सार्वजनिक रूप से नहीं ले जा सकते। कोई तलवार लेके आ जाए, है ना, कोई भाला लेके आ जाए, है ना, तो वो क्या माना जाता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए संकट की स्थिति है। लेकिन सिख धर्म वाले व्यक्ति कृपाण तलवार को बोलते हैं, उसको रखते हैं। वो रखना चाहें तो उस पर रोक नहीं होगी। कारण है कि चूंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 ये गारंटी देता है कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, तो सिखों के लिए 5 ककार नियम चलते हैं, यानी 5 चीजें उनके लिए कंपलसरी है। केश, कच्छा, कड़ा, कंघा और कृपाण। तो कृपाण धारण करना यह उनके धर्म का अंग है, इसलिए 25A में यह प्रावधान किया गया। ठीक है, तो 25A के तहत यानी वो तलवार को चाहे छोटी हो बड़ी हो वो रख सकते हैं। 25 यहां पर क्लियर हो जाता है। अब 25 के बाद आता है 26। आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो धर्म को जब आप मानते हैं तो धर्म की या धार्मिक कार्यों की प्रतिपूर्ति, यानी आप धार्मिक कार्य को करना चाहते हैं। इसके लिए मान लो आपको क्या चाहिए, आपको कोई प्रॉपर्टी, चल या अचल संपत्ति की आवश्यकता है, मूवेबल या इमूवेबल। चल संपत्ति से मतलब है जो चल सके, जैसे कि वाहन, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो, बाइक हो, ये चल सकते हैं। तो ऐसी चीज वो लेने के लिए, और अचल का मतलब है जो चल ना सके, तो इसमें जमीन आती है। तो अगर वो धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए ऐसा कुछ चल या अचल संपत्ति लेना चाहते हैं और उसका मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं लगी हुई है। तो इसलिए हमने देखा, मान लो मंदिर बनवाना है तो आप जमीन ले सकते हो, बस जबरदस्ती नहीं ले सकते हो। आप जमीन ले सकते हो अगर कोई बेचना चाहे तो, आप कोई वाहन, और फिर आप चाहते हो कि नहीं मैं यहां पर हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, उस हॉस्पिटल का संचालन कोई मंदिर या कोई धार्मिक ट्रस्ट करेगा, कर सकते हो। तो उसका मैनेजमेंट करना भी उसी के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो चल या अचल संपत्ति लेने का, उसका मैनेजमेंट करने का, उसका प्रशासन करने का पूरा अधिकार किसको मिला हुआ है, उस संस्था को मिला हुआ है। लेकिन उसका मैनेजमेंट जो करेगा वो विधि के अनुसार करेगा, कानून के अंतर्गत, कानून के दायरे में रहकर करेगा। अगर कोई धर्म की आड़ में वहां पर अनैतिक कार्य करवाता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, है ना, ये स्पष्ट है ना। ठीक, नेक्स्ट 26 के बाद फिर इसमें जुड़ा हुआ है कौन सा आर्टिकल, 27। 27 कहता है कि कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा और ना ही ऐसा कर देने के लिए किसी को मजबूर किया जाएगा। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब ब्रिटिशर्स के द्वारा भी, ब्रिटिशर्स के पहले मुगल के द्वारा, सल्तनत काल इन लोगों के द्वारा कर लगाए जाते थे धार्मिक आधार पर। जैसे कर है जजिया कर जिसे बोलते थे, जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, तो धर्म के आधार पर लगता था। ठीक है, अब ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो कि किसी धर्म के आधार पर हो, और यदि लगाया भी जाता है तो हम उस कर को देने से मना कर सकते हैं, है ना। अब समझो, बड़े बड़े जो मंदिर हैं हिंदुओं के खास करके, तो उन मंदिरों पर खूब सारा चढ़ावा आता है और उन मंदिरों का पैसा वो सरकार का अधिकारी आकर के उसका मैनेजमेंट संभालने लगता है। जैसे हम इंदौर की बात करें, खजराना गणेश मंदिर है, तो उसका भी प्रशासक यहाँ कलेक्टर को बना देते हैं। तो वो प्रशासक कलेक्टर है अवश्य, लेकिन उस पैसे का उपयोग सरकार नहीं कर सकती। नहीं, देखो, टैक्स मंदिर प्रशासन को नहीं देगा और हम भी नहीं देंगे। हम तो अपनी श्रद्धा अनुसार वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब वो धनराशि बहुत ज्यादा एकत्रित होती है, तो वो धनराशि बेशक उसका प्रशासक कलेक्टर है, यानी सरकार का एक व्यक्ति है, उसको सरकार अपने कार्यों में खर्च नहीं कर सकती।
वो उनकी एक कमेटी बनी रहती है, तो उसी मंदिर में या तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कर रहे होंगे या कुछ प्रसार कर रहे होंगे, उसी में खर्च कर सकते हैं। यानी कि ऐसे किसी धन का, ऐसे किसी पैसे का व्यय राज्य नहीं कर सकता। राज्य का मतलब संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, तो ये 27 में ये कहा गया है। गैर मुस्लिमों पर लगता था, यानी आप हिंदू धर्म को मानते हो तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट एक तरीके से कि वो मुगल हुए या दिल्ली सल्तनत, ये लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो हिंदुओं के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया कि आप मुस्लिम नहीं हो इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप मुस्लिम हो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जजिया वाला। तो ये गैर मुस्लिमों पर लगता था। अब आज के समय में टैक्स लगता है, आप चाहे इनकम टैक्स देते हो, चाहे जीएसटी देते हो, इसमें धार्मिक आधार तो नहीं ना, सब पर लगता है। इन केस, जैसे अगर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि सरकार प्रबंध करती है धार्मिक यात्राएं और इन सब कर, जैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है, ऐसी हज यात्रा पर जाते हैं, तो यहाँ सब धर्मों के लिए किया जा रहा है ना। तो 27 आर्टिकल कहता है कि कोई ऐसा टैक्स देने के लिए हम बाध्य नहीं है और ना ही ऐसा कोई टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, गुड। अब आते हैं 28 में लिखा है कि किसी शासकीय सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझना इस बात को, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कोई भी, अब अगर उसको सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है, यानी पैसा मिलता है ना, फंड दिया जाता है, या सरकार के द्वारा उसके कोर्स को मान्यता दी गई है, प्राइवेट है, मान्यता तो सरकार ही देती है, वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अगर कोई ऐसा लेक्चर लगाया भी जाता है तो उसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता कि उसको अटेंड करना कंपलसरी हो, है ना। अब इसको एक ऐसे देखो, मान के चलो कि आप रिसर्च कर रहे हो रामायण पर, और इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी या उसमें ये कोर्स चलता है, तो वहां पर ये नहीं कह सकते कि अरे इसमें तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। यहां तो उस धर्म के संबंध में चूंकि आप रिसर्च ही कर रहे हो, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाते हैं ना कि सभी धर्मों के बारे में बताते हैं कि हिंदू धर्म ये इसकी पवित्र पुस्तक ये, मुस्लिम धर्म ये इसकी पवित्र पुस्तक ये, या ये धर्म, इसको धार्मिक शिक्षा नहीं कहते। धार्मिक शिक्षा तब हो जाती है जब किसी एक धर्म को अच्छा बनाए, दूसरे को खराब बताएं, या किसी एक धर्म के परिवर्तन पर जोर डालें। सभी शासकीय सहायता प्राप्त, यानी सरकार जिनको पैसा देती है, या मान्यता प्राप्त, यानी सरकार से जिन्होंने मान्यता ले रखी है, मैंने बोला ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी है, वो भी ये काम नहीं कर सकते। यदि उनके यहाँ होता है तो उस लेक्चर को वो कंपलसरी नहीं कर सकते कि सबको अटेंड करना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है जाए और जिसकी इच्छा नहीं है वो ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट। तो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक लेक्चर अटेंड करने के लिए फोकस नहीं कर सकते। 25, 26, 27 और 28, है ना, ये सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए, यानी कि हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार था वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बस आपका काम है कि ये सारे आर्टिकल रटना। 25 में क्या था कि व्यक्ति लोकाचार और सदाचार की सीमाओं में किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। अब ये शब्द जो लिखा है ना, लोकाचार और सदाचार, ये भी परेशान कर सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ। आप सीधे सीधे ये बता देते कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। लोकाचार और सदाचार कहने की क्या जरूरत है। एक धर्म है, पंथ कह लो, आनंद मार्गी, तो वो लोग क्या, जैसे हमने देखा है, चाहे वो सिख धर्म वालों का त्योहार हो, जैसे उनका प्रकाश पर्व होता है तो वो रैली जुलूस निकालते हैं। हिंदू धर्म का हो तो उनकी शोभा यात्रा निकलती है। मुस्लिम धर्म के मुहर्रम और ताजियों हो वो भी निकलते हैं ना।
यानी हर धर्म अपने धर्म का शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार इसकी व्यवस्था भी करती है, पुलिस भी लगाई जाती है, रास्ता भी, रूट भी उनका तय किया जाता है। तो ऐसे ही आनंद मार्गी संप्रदाय के लोगों ने कहा कि हम भी अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन इनका जो जुलूस है वो जो शिवजी ने तांडव नृत्य किया था उस प्रकार से ये प्रदर्शन करते हैं, यानी कि गले में कंकाल, वो नरमुंड की मालाएं पहनना, है ना, उस ढंग से। तो ये क्या रहता है कि ऐसे चीजों को जो डरावनी है, लोग सामान्यतः हर उम्र का व्यक्ति नहीं देख पाता, तो उनके इस कार्य पर रोक लगा दी गई। बोला ठीक है, आप अपने धर्म, चूंकि संविधान गारंटी देता है ना कि आप अपने धर्म को स्वीकार करो और उसकी मान्यताओं के हिसाब से काम करो, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरों पर कोई प्रभाव ना पड़े। लोकाचार का मतलब है लोगों के आचरण के नियम, सदाचार, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक लगा दी। तो ऐसा धर्म आप नहीं मान सकते भाई जो धर्म व्यक्ति को डराए या उसके विचारों को विवत्स कर दे। तो ये बात भी हमें यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई आर्टिकल यदि न समझ में आया हो पूछ लो, एक एक आर्टिकल रटना है, 25 है, 26, 27, 28, 25 ये भी आपको। नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। 2 आर्टिकल हैं इसमें, एक है 29 और दूसरा है 30। 29 आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक, भाषा और के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी जो भी लैंग्वेज है, उनकी जो लिपि है और उनकी जो संस्कृति है उसे बनाए रख सकते। भाषा तो आप जानते होंगे, लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट, यानी भाषा को लिखने का तरीका, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे हिंदी में ये लिखा है, हिंदी भाषा है, और ये लिखा किस में है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि देखो, भाषा को एक तो देवनागरी, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, BHASHA, इसको भी हम भाषा ही पढ़ते, मगर ये लिखा तो भाषा है, मगर इसकी लिपि ये देवनागरी नहीं रही, ये रोमन लिपि है। यानी इंग्लिश को लिखते हैं हम रोमन लिपि में, है ना। ऐसी पंजाबी भाषा है और उनकी लिपि होती है गुरुमुखी, है ना। तो अगर कोई अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक व्यक्ति अपनी जो भी भाषा है उसको बनाए रख सकता है। आप उस पर दबाव नहीं डालोगे कि ये किस भाषा में बात कर रहे हो, छोड़ दो। उसकी जो भी लिखने की लिपि है उसको, और उसकी संस्कृति, संस्कृति और भी बड़ा शब्द होता है, यानी इसमें व्यक्ति के आचार, यानी आचरण के नियम, उसके जो चीजें रहती हैं वो आंतरिक, बाहरी, ये सब चीजें आ जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि लोक आदिवासी संस्कृति, यानी वे लोग जो आज भी शहरी भागदौड़ इन जीवन से दूर वन में रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था आत्म केंद्रित है, ना तो वो बाहर से कुछ मंगाते हैं, ना बाहर की चीजों का उपयोग करते हैं, तो उनकी अपनी संस्कृति बनी हुई है। तो उस संस्कृति को बनाए रखने का उन्हें क्या मिला हुआ है? अधिकार मिला हुआ है। एक बात इसमें ये आ जाती है। दूसरी बात इसी 29 के आर्टिकल में आती है कि किसी भी अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को, जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उन्हें किसी भी सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते, एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते कि उनका धर्म, उनकी जाति या भाषा अलग है। इन आधारों पर जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। स्पष्ट है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसने सरकार से मान्यता नहीं ली है, वो रोक सकता है। वो अपना कोई कोर्स चलाता है, मान लो बिजनेस के नए तरीके सिखाता है, जिसके लिए सरकार से उसने कोई एफिलिएशन नहीं लिया है, तो वो रोक सकता है ना। प्राइवेट कोचिंग क्लास वो हो सकता है रोक दे। तो 29 में ये बातें की गई हैं। नेक्स्ट 30 क्या कहता है?
30 ये कहता है कि एक तो वो ऑर्डिनरी जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें प्रवेश ले सकते हैं, यदि वो नहीं लेना चाहते हैं तो भाषा और धर्म आधारित अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्वयं खोल सकते हैं, स्वयं वो स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, न सिर्फ स्थापित कर सकते हैं बल्कि उन संस्थाओं का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी वो अपने हिसाब से कर सकते। एक तो रहता है कि आपको मान्यता मिल गई कि आपने कॉलेज खोल लिया, है ना, जैसे यहाँ इंदौर में गुजराती तो मुस्लिम में पढ़, ये माइनॉरिटी बेस्ड है, अल्पसंख्यक है। अब उस कॉलेज की मान्यता तो दे दी, खुल गया, उसका मैनेजमेंट भी वो खुद ही संभालेंगे, ऐसा नहीं है कि उसका मैनेजमेंट कोई बाहर से संभाले, तो उसका प्रशासन भी वो स्वयं कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है। इस आधार पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, है ना, ये सब अल्पसंख्यकों के द्वारा खोले गए हैं। अब एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि इनको भी सरकार की ओर से फंड मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह का जो पैसा आता है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही देना है। अगर उसमें ऑर्डिनरी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। या ऐसा समझ लो कि सरकार के द्वारा अगर कोई उन्हें राहत या कोई सहायता देती है तो इनमें और सामान्य संस्थाओं में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी दो थे, एक 29 था, एक 30 था। मोटे तौर पर अंतर ऐसे कर सकते हैं कि 29 में अल्पसंख्यक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं, उन्हें रोक नहीं सकते, और 30 में वो चाहे तो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं खुद खोल सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये 5वां मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। अगला आता है 6वें पर चलने से पहले जो मौलिक अधिकार था पहले, 7वां, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते थे, वो आर्टिकल नंबर 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार ऐसे समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है तो वो उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकता है, बिना उसकी अनुमति के कोई नहीं ले सकता। मान लेते हैं आपका एग्रीकल्चरल लैंड जो है यहां पर है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। सरकार का प्रोजेक्ट है कि यहां से एक रेलवे लाइन गुजारी जाएगी, उस रेलवे लाइन के रास्ते में आपकी प्रॉपर्टी आ गई है। आर्टिकल 31 यानी संपत्ति का अधिकार आपको अधिकार देता है कि आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो। अब आप ये जगह देना नहीं चाहते हो। जब आप ये जगह देना नहीं चाहते हो तो कोई कानून है नहीं जो आपकी जगह जबरदस्ती ले ले। तो अब रेलवे ट्रैक को घुमाओ, तब जा करके ऐसे निकालो। यहां पर भी तो किसी की जमीन होगी, वो भी अड़ जाए, मुझे नहीं देना। तो ऐसे करके जो विकासात्मक कार्य हैं, सड़कें बनना, रेलवे लाइन या अन्य कुछ, वो होगा कैसे? समस्याएं आने लगी। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, इस मौलिक अधिकार को हटा देते हैं और इसके लिए संविधान में संशोधन किया, जिसे हम 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में अमेंडमेंट करके इसे इस मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से हटा दिया है सिर्फ, यानी है तो संविधान में ही, लेकिन इस मौलिक अधिकार वाले चैप्टर से हटा करके एक आर्टिकल नंबर 300A जो है वहां उसको रख दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि है तो संविधान में, तो फिर इसका क्या फर्क क्या पड़ा? देखो, संविधान के अगर किसी दूसरे हिस्से में कुछ कहा गया है, कुछ लिखा है, तो अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम कानून की सामान्य प्रक्रिया का पालन करेंगे। यानी पहले अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाना है तो वहां पर केस फाइल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले अगर आपके सपोर्ट में नहीं आते हैं तो हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। आप उस परिस्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों के रूप में कोई बात की गई है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अन्य किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। जीवन मरण का प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर आपकी सुनवाई करेगा। तो इसका ये फर्क पड़ा। और दूसरा ये पड़ा कि इसके लिए समय समय पर कानून बना दिए कि अगर किसी की जमीन प्रॉपर्टी ली जाती है
तो कहीं प्रावधान ये था कि मार्केट रेट के बराबर देंगे, कहीं था डबल देंगे, फिर बाद में अब नियम 4 गुने के भी बने हुए हैं, तो इसको यहां से हटा देते हैं। आर्टिकल नंबर 31 अब मौलिक अधिकार नहीं। लास्ट है 6वां, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नहीं, ये तो अपनी जगह है, ये 32 है आर्टिकल, वो 31 है। 31 में लिखा होगा कि इसे निरसित किया जाता है, यानी ये कैंसिल है, उसकी जगह दूसरा कुछ अभी नहीं रखा गया। हाँ, रख सकते हैं, संसद चाहे तो उसकी जगह कोई और ला सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 जो है उसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार 6वां, संवैधानिक उपचारों के नाम से जाना जाता है। अब उपचार किया जाता है बीमार व्यक्ति का, सामान्य भाषा तो ये होती है कि अरे उपचार करा लो, ये रोग हो गया है। तो यहां रोग क्या होगा, जब कभी मौलिक अधिकार ही व्यक्ति के छीन लिए जाते हैं तो अपने आप में 6वां जो मौलिक अधिकार जो है वो हमें उन अधिकारों को वापस दिलाता है। इस विशेषता की वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय या भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। कभी प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ हमारे संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा, तो आर्टिकल नंबर 32। इस 32 में 5 प्रकार की रिट हैं। रिट क्या होती है? रिट यानी कि ये एक तरीके से अदालत के द्वारा जारी किया गया आदेश है। रिट का मतलब एप्लीकेशन या अपील नहीं होती है। तो 5 प्रकार की रिटों का वर्णन जो है यहां पर किया गया है। अब ये रिट कौन जारी करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ और कौन कर सकता है? हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, इससे भी जुड़ा प्रश्न आ सकता है कि देखो सुप्रीम कोर्ट जब ये रिट जारी करेगा तो कौन सा अनुच्छेद लगेगा? अनुच्छेद लगेगा 32। और जब इन्हीं रिटों का प्रयोग हाई कोर्ट करेगा तब आर्टिकल 32 नहीं लगेगा, तब लगेगा आर्टिकल नंबर 226। क्या अन्य कोई संस्था भी ये रिट जारी कर सकती है? हाँ, संसद अगर इस बारे में कोई विधान बना दे तो वो संस्था भी जारी कर सकती। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि मेरे मौलिक अधिकार छीन लिए, तो रेफरेंस क्या देंगे कि आप हमारे पास आए हो, तो हमारे पास आने का ये अधिकार कहां से मिला? आप बोलोगे संविधान से मिला। तो संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको ये कहता है? तो आप बताएंगे कि 32 आर्टिकल ये कहता है कि मौलिक अधिकार जब किसी व्यक्ति के छीन लिए जाए तो हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। तो मैं 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आ गया हूं। अब हम सुप्रीम कोर्ट नहीं भी जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट चले जाएं, तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं कि मेरा ये मौलिक अधिकार समाप्त हो गया है या इसमें कमी कर ली गई है। तो मौलिक अधिकार को लेके जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट इसकी सुनवाई 226 के अंतर्गत करेगा, वहां 32 लागू नहीं होता है। ये मतलब है 226 लिखा है तो यानी हाई कोर्ट में गए हो, और 32 लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट में गए हो। दोनों एक जैसी स्थिति बना सकते हैं, सुनवाई जरूर कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट को भी अधिकार मिल गया है यहां पर। ठीक है ना? ठीक, पानी पी लो जरा। अभी रिट हम समझेंगे, अभी आएगा। रिट्स का तो सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताया कि इसका मतलब है अदालत का आदेश, ऑर्डर। अब ये होती क्या है? तो 5 प्रकार की रिट हैं, वो क्या कैसे काम करेंगी। पहली रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। हाँ, हिंदी में इसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण
ये रिट जो है यानी कि सिचुएशन ये बने कि किसी व्यक्ति को बिना किसी अथॉरिटी के बंधक बना ले या अरेस्ट कर लिया। मान के चलो तुम्हें अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, ठीक, अब तुमने कोई अपराध किया नहीं, क्राइम किया नहीं, फिर भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपके घर वाले या कोई भी अन्य, मान लो मैं ही बोल रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट गायब है भाई, तो मैं अब गायब है, कहां गया, किडनैप हुआ, या पुलिस ने मान लो चलो बंधक बना दिया है, लेकिन पुलिस ये नहीं बता रही है कि हमने इसको किस केस में पकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि इस व्यक्ति के इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ये गायब है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा पुलिस को, प्रशासन को, इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे समक्ष सशरीर प्रस्तुत किया जाए, जीवित लेकर आओ। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये आदेश देगी तो फिर सामने लाना पड़ेगा, वहां पूछेगा भाई तुमने क्यों बंधक बनाया, तब या तो कारण बताओ कि भाई इस पर ये केस था या वो था, है ना, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो यहां किसी व्यक्ति को बिना किसी प्राधिकार के, प्राधिकार का मतलब है बिना अथॉरिटी के, बंधक बना लेते हैं, तब ये रिट जारी की जाती है। दोनों देखो बात क्या हो रही थी ना, कि ये रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो आर्टिकल 32, और यदि हाई कोर्ट करता है तो 226, हाई कोर्ट भी यही आदेश दे सकता है। ऐसे कई केस होते हैं जिनको हम सामान पेपरों में पढ़ते हैं कि पुलिस आई और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले गई, अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक मूवी आई थी ना दृश्यम करके, अभी रिसेंट में बता रहा हूं, दृश्यम करके मूवी आई थी ना, तो उसमें बोलता है कि वो हैबियस कॉर्पस रिट लगा दो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो रिट लगा देते हैं और बस कोर्ट पूरी अथॉरिटी से पूछ लेगा कि इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर पेश करो, कहां गया, आखिर वो कैसे गायब कैसे हो गया। तो एक बात तो यहां पर ये आ जाती है। अब नीचे क्या लिखा है कि ये सार्वजनिक और निजी दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसका अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब तो सरकारी होता है ना, पब्लिक अथॉरिटी। निजी यानी प्राइवेट, मान के चलो आप मेरे पास आए हो और मैं बंद कर दूं गेट, सब कुछ बंद करके, और तुमको घर नहीं जाने दूं कि नहीं अब आप घर नहीं जाओगे, तो ये भी तो एक प्रकार से बंधक है। किस अथॉरिटी के तहत बंद कर लिया? या मान लो आप जॉब करते हो किसी प्राइवेट कंपनी में, अब वहां पर आपका बॉस बोलता है जब तक ये काम समाप्त नहीं होगा हम घर नहीं जाने देंगे। अब समय ऑफिस का खत्म हो गया है, मगर उसके बाद भी वो घर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि काम समाप्त नहीं हुआ है, तो उसके खिलाफ भी ये रेट आ जाएगी। अब इस पर कभी कभी पूछ लेते हैं कि चोर डकैत ये किडनैप कर लेते हैं, क्या इनके खिलाफ भी आ जाएगी? अरे वो तो क्राइम कर ही रहे हैं, है ना, तो वो पुलिस बताएगी कि हाँ इनका किडनैप हुआ है, अपहरण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो तो इलीगल है ही अपने आप में। तो पहली रेट जो है जिसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी बनाया है उसको सामने लाना, प्रत्यक्षीकरण। और इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। किसी डकैत ने किडनैप कर रखा, कुछ नहीं होगा। यहां क्या है कि देखो क्या लिखा है, बिना किसी प्राधिकार के। अब डकैत ही है यानी वो तो एक क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, ये जानकारी नहीं थी कि आखिर किसने इसको बंधक बनाया है। तो यहां पर पुलिस बता देगी कि नहीं हमने तो बंधक नहीं बनाया है और किडनैप हुआ है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसके खिलाफ ये फिर रिट नहीं जारी मानी जाए। तो ऐसी स्थिति में मान के चलो कि होता क्या है कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार किया है तो किस धारा के तहत किया है? अरेस्ट अगर पुलिस करती है तो पुलिस स्टेशन में एक डायरी होती है, इसे रोजनामचा बोलते हैं, डेली की पूरी उसमें एंट्री होती है। अगर पुलिस ड्यूटी पे कोई जा रहा है तो वो एंट्री करके जाता है, और जब किसी मुजरिम को लाया जाता है किसी को, तो वो भी एंट्री की जाती है। अगर उसने गिरफ्तार किया है इसका मतलब है कि किसी धारा के तहत उसको बंधक बनाया होगा। गिरफ्तार किया है तो फिर पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। लेकिन गिरफ्तार वो दिखाना ही नहीं चाहता है, दबाव बनाने के लिए। जैसे क्या हुआ कि किसी ने कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, और वो फरार हो गया, तो उसके घर वाले को, भाई बंधु को, किसी को पुलिस उठा लाती है,
तो उनको थाने में बंद कर देती है, उनको अरेस्ट नहीं दिखाती है कि हमने गिरफ्तार किया है। वो दबाव बनाने के लिए, वही तुम्हारे माँ बाप को पकड़ लिया है, इनको तभी छोड़ेंगे, तो फिर वो आता है। तो यहां चूंकि ऑन रिकॉर्ड शो थोड़ी किया है कि हमने गिरफ्तार किया। अगर रिकॉर्ड में शो कर दें कि अरेस्ट किया है तो उनके कानून के हिसाब से उनको खुद ही चलना पड़ेगा, और नहीं चलते हैं तो ये रिट के तहत उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। नहीं किया नहीं हो सकता, किस पे करेंगे जारी? हाँ, ये रहता है जैसे शो नहीं किया और रिट जारी हो गई तो दबाव पड़ता है ना, क्योंकि किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये तो बता भी नहीं रहे और इस पुलिस स्टेशन में तो उनकी नौकरी जा सकती है, इसलिए वो या तो छोड़ देते हैं और बाद में कर देते हैं कि नहीं वो तो कहीं भाग गया था, घूमने गया था, हरिद्वार लौट के आ गया। तो वो अपने अलग अलग प्रकार के हथकंडे होते हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया था ना कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये मौलिक अधिकार है ना। पुलिस क्या करती है? क्रिमिनल को मारती है, पीटती है डंडे से, है ना, बेल्ट से, और कहती है कि ये अपराध कबूल करो। तो उस समय वो क्या करता है? व्यक्ति कह भी देता है हाँ मैंने ये अपराध किया है, भाई मार से बचने के लिए। लेकिन पुलिस के सामने अगर कोई गवाही देता है तो वो अदालत में स्वीकार नहीं होती है। वो जज के सामने बोल देगा कि ये तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, देखो कितनी चोटें हैं, इसलिए मुझे दबाव में ऐसा साइन करवा लिए गए या मुझसे कहलवा लिया गया, तो वो माना नहीं जाता है। बात आती है तो पुलिस वाले क्या मूर्ख हैं क्या? वो भी पढ़े लिखे हैं, वो जानते नहीं है कि ये जज के सामने जाके पलट जाएगा। लेकिन पुलिस जब मारपीट करती है, जब उन्हें शक है कि हाँ इस व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो उससे पूछती है अच्छा तुमने ये अपराध किया था तो तुम जो कपड़े पहने थे, जो हथियार था, वो कहाँ है? जब वो स्वीकार करेगा तो बताएगा भी कि हाँ ये मैंने यहाँ छुपा दिया या यहाँ जला दिया, यहाँ फेंक दिया। पुलिस उसको सर्च करती है तो वो एविडेंस कलेक्ट करेगी, उन एविडेंस से फिर इनकी मैचिंग कराएगी, फिंगरप्रिंट के निशान है, ब्लड का सैंपल है, वो पलट भी जाएगा। तो इन सबको कैसे झुटलाएगा? इसलिए दबाव कभी कभी जिसे बोलते हैं ना थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना। तो हैबियस कॉर्पस क्लियर। नेक्स्ट दूसरी आती है रिट जिसका नाम है मैंडेमस, हिंदी में कहते हैं इसे परमादेश। मैंडेमस परमादेश यानी कि एक ऐसे समझ लो कि एक आदेश है, परम आदेश यानी सबसे बड़ा आदेश है कि जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट यानी लोक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, यानी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है, तो उसको उसकी ड्यूटी ठीक से कराने के लिए ये रिट जारी होती है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि कोई भी लोक अधिकारी ले लो, कलेक्टर ले लो। अब कलेक्टर की ड्यूटी है कि जो व्यक्ति उसके पास गया है, मान लो किसी को इनकम सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र ये बनवाना, अब कलेक्टर ने इसके लिए दूसरे लोगों को ऑथोराइज कर रखा होता है, वो ये काम नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ ये रिट आएगी कि आपकी ड्यूटी है, आपको करना है, वो टाल नहीं सकते, है ना। तो इसलिए इसे बोलते हैं परमादेश। यही काम न सिर्फ कलेक्टर तक बल्कि अगर कोई मंत्री है तो उसके विरुद्ध भी ये रिट, मंत्री को भी तुम लोक अधिकारी बोलते हैं ना, तो वह व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, निर्वहन ना करे, तो उसको उसकी ड्यूटी, उन कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए ये रिट आती है, तो उसे कहते हैं परमादेश, मैंडेमस। मगर इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? ध्यान रखना है कि ये निजी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं आ सकती, प्राइवेट के खिलाफ नहीं ला सकते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आ सकती। दूसरी बात कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अगेंस्ट भी नहीं आ सकती। राष्ट्रपति को कोई आदेश देगा कि तुम अपना ये काम करो, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है तो उसको आदेश नहीं दे सकते, और राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है उसको आदेश नहीं दे सकते। बाकी सीएम, पीएम, मिनिस्टर सबको दे सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। भाई आपकी ड्यूटी है, करो, ठीक है ना। तो उनके खिलाफ नहीं आती है, प्राइवेट के खिलाफ नहीं आती है। तो ये जो एक्सेप्शन है इनको जरूर याद रखना है, प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। तो मैंडेमस, ये लोक अधिकारी जब अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से ना निभाए तब आती है। दोनों जारी कर सकते हैं। सारे मौलिक अधिकार जो रिट है ना, स्टार्टिंग में ही बोला कि सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है।
कोर्ट भी इसको सर हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत करेगा, सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत करेगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कोर्ट को बनाया गया है। कौन से कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को, और हाई कोर्ट को भी बनाया गया है। तो हाई कोर्ट संरक्षण करेगा मौलिक अधिकारों का, तब 226 रेट लगेगी, 226 आर्टिकल लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट करेगा तब 32 लगेगा। काम एक जैसे हैं। अगर हाई कोर्ट ने जारी की है यही रेट, तो रेट तो यही रहेगी, लेकिन कौन से आर्टिकल में आएगी? 226 में आएगी अगर हाई कोर्ट ने किया, और सुप्रीम कोर्ट करेगा तो 32 के अंतर्गत। ठीक है। तीसरी रेट, इसे बोलते हैं क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। यानी एक तरीके से ऐसे समझ लो कि अधिकार के संबंध में पूछना। ये रिट तब आती है जब कोई पब्लिक पोस्ट यानी सार्वजनिक पद अनाधिकृत रूप से, बिना अधिकार के, बिना अथॉरिटी के कोई कब्जा कर ले, तो उस व्यक्ति से उसके पद की योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि मुख्यमंत्री का पद या किसी मंत्री का पद या किसी ऑफिस में कोई पद है, उस पर दो व्यक्ति दावा प्रस्तुत करते हैं, है ना। अब दो व्यक्ति दावेदार हो गए तो बड़ी समस्या आ जाएगी। कि यूपी का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने क्या किया? एक दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। जगदंबिका पाल करके नाम था। कल्याण सिंह अपने मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं और इधर दूसरा मुख्यमंत्री भी बन गया। अब एक राज्य में दो मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तीन डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो एक ही रहेगा। वहां पर एक समय में दो मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? तो ये क्या हो गया कि एक सार्वजनिक पद पर किसी एक ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। यही तो बात होगी भाई, एक पद पर एक ही व्यक्ति रहेगा एक समय में। अब दो व्यक्ति हो, पद एक, तो एक कुछ ना कुछ इलीगल है ना। तब यहां रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और पूछेंगे, या तो कल्याण सिंह से पूछ सकता है या दूसरे वाले से या दोनों से, कि आप इस समय इस पद को संभाल रहे हो, यानी आप मुख्यमंत्री हो, तो इस मुख्यमंत्री के पद पर होने की आपकी योग्यताएं क्या है, अथॉरिटी क्या है, तो बताना पड़ेगा उनको। तो ये हो गया ना कि अनाधिकृत रूप से जब अधिकार कर लें तो उससे उस पद की योग्यता संबंधी प्रश्न किए जाते हैं। नहीं, कल्याण सिंह पहले से मुख्यमंत्री थे। अब वो होता क्या है ना कि इतने विधायक तुम्हारे साथ थे, समर्थन विड्रॉल ले लिया, अब दूसरे को समर्थन दे दिया, ये सब चलता रहता है राजनीति में, है ना। तो ऐसी स्थिति में इनको शपथ दिला दी। राज्यपाल ने यहां अपने इंटरेस्ट बीच में रख लिए, ऐसा था। और सरल भाषा में समझो, मान लो किसी जिले का कलेक्टर है, अब उस पद पर एक दूसरे व्यक्ति को कलेक्टर बनाकर भेज दिया। अब जो कलेक्टर है उसको कहीं नहीं भेजा और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ गया। अब एक पद पर दो लोग हो गए, तो दोनों से पूछा जाएगा कि भाई कैसे संभाल रहे हो? दोनों अब कुछ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, दोनों अपने चैम्बर में कि मैं भी बैठूंगा, मैं भी बैठूंगा। तो बताना पड़ेगा, तो जवाब देना पड़ेगा। या तो पहले वाला ये बोलेगा कि मुझे तो अभी रिलीव नहीं किया गया है, मुझे यहाँ से हटाया गया नहीं है, इसलिए मेरा पद है। दूसरा बोलेगा कि मेरा ट्रांसफर किया गया है। तो जो भी फिर प्रशासन उसका निष्कर्ष निकालेगा। तो कुल मिलाकर के कि जब कभी भी पब्लिक पोस्ट को अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार में ले लें तो ये रेट आती है। ध्यान फिर रखेंगे कि इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी पदों पर, प्राइवेट के लिए ये यूज में नहीं आएगी। ठीक है। चौथी रेट है प्रोहिबिशन, या इसे प्रतिषेध कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि वही उदाहरण बताता हूं जो इसमें लिखा है। नर्मदा नदी जो है ये कितने राज्यों से होकर जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो नहीं जाती, मुख्य रूप से गुजरात, है ना। उत्तराखंड तो दूर हो गया, वहां कहां जाएगी? हिमालय से थोड़ी निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का आता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र का आता है और गुजरात का।
है ना। गुजरात बड़ा एरिया आता है, गांधी सागर बांध वही तो बना, वो कौन सा है, गांधी सागर नहीं, वो तो चंबल पे बना है, वो भी बना हुआ है, और सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर। अब समझना कि नर्मदा नदी के पानी को लेकर के मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों सरकारों में विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, है ना। इस केस की सुनवाई मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में होने लगे, एमपी हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करे। तो अब ये बताओ कि ये क्या सही है, क्यों? सर ये कर सकता है क्यों? हाँ, क्योंकि ये दो राज्यों के बीच का विवाद है, तो दो राज्यों के बीच का विवाद किसी एक राज्य का हाई कोर्ट के अधिकार में आएगा ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, या वो जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं नदी विवाद प्राधिकरण उसमें जाना चाहिए। यहां क्या किया कि एमपी हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। तब इस पर रोक लगाने के लिए, भाई आप एमपी का हाई कोर्ट अपने अथॉरिटी से बाहर जाकर प्रकरण की सुनवाई कर रहा है, तो इस पर रोक लगाने के लिए जो उसका सीनियर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होगा, जो रिट जारी करता है, उसे बोलते हैं प्रोविजन या प्रतिषेध। उनको रोक दे सकते, आप ऐसा नहीं कर। जब कोई न्यायालय अपने अधिकार से बाहर जाकर किसी प्रकरण की सुनवाई करे, तो वरिष्ठ न्यायालय यानी सीनियर कोर्ट के द्वारा उस पर सुनवाई से रोकना, यानी ये केस आप नहीं सुन सकते हो, ये वहीं जाएगा जिसकी अथॉरिटी में होगा, यानी इस केस को वो अपने पास बुला लेंगे। तो इसके लिए जो रिट आती है उसको कहते हैं हम प्रतिषेध, है ना। अब ये न सिर्फ अदालतों पर बल्कि अर्ध न्यायिक, एक तो अदालतें न्यायिक हो गई, अर्ध न्यायिक जिन्हें हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जैसे अर्ध न्यायिक मान किसको बोले, एक आईएएस अधिकारी रहते हैं, उनके विवाद सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बना है जिसे कैट बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या वो पर्यावरण संबंधी बना है ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। अब एनजीटी हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गए, ये भी न्याय का काम करते हैं, मगर हर तरह के मुकदमे तो नहीं सुनते ना। कंज्यूमर फोरम में उपभोक्ता संबंधी विवाद आएंगे, मारपीट संबंधी विवाद तो नहीं सुनेगा। एनजीटी में सिर्फ पर्यावरण संबंधी विवाद आएंगे, वो हर किसी के विवाद तो नहीं सुनेगा। कैट में इनके आईएएस ऑफिसर संबंधी विवाद आएंगे, तो ये इनको बोलते हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं। इनको हम ये नहीं कहते कि आधा न्याय देती है, न्याय पूरा देती है, मगर किसी विशेष प्रकार के प्रकरण की सुनवाई के लिए बनाए गए, तो उन पर भी ये लागू होता है ना। कौन सी रिट थी? प्रोविजन, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी केस की सुनवाई करता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा ये जारी की जाती है। इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं कि नर्मदा नदी के पानी को लेकर विवाद था दो राज्यों में, मध्य प्रदेश और गुजरात में। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू कर दी और सुनवाई चलती रही, और उसने फैसला भी दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया। अदालत में सिर्फ सुनवाई नहीं हो रही, अदालत ने फैसला भी सुना दिया। जब आपकी अथॉरिटी नहीं थी सुनने की, तो आपका फैसला भी फिर सही नहीं माना जाएगा, नहीं। तब उस फैसले पर रोक लगाने के लिए जो रेट आती है उसे बोलते हैं सर्टियोररी या उत्प्रेषण, यानी एक फैसले के पहले और दूसरी फैसले के बाद आती है। फैसले के पहले आती है वो प्रतिषेध है, यानी जब सुनवाई हो रही थी, ट्रायल में था मैटर, और उत्प्रेषण तब आती है जबकि फैसला सुना दिया गया है, तो उस फैसले पर रोक लगाने के लिए। तो 5 रिट थी यहां पर। 5 रिट में 2 रिट ऐसी थी जिनका संबंध न्यायपालिका से है, लास्ट वाली प्रतिषेध और उत्प्रेषण। 2 रिट ऐसी, एक रिट ऐसी थी जो पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट पर भी लागू हो रही थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। और 2 रिट ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक पद या सार्वजनिक व्यक्ति पर लागू हो रही थी। एक वो हो रही थी जब व्यक्ति को अपने अधिकार यानी पब्लिक ड्यूटी पूरा करने के लिए कहा जा रहा है, और एक जब किसी पद पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर ले।
तो ये 5 रिट जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी बनेंगे, प्रीलिम्स में भी बनेंगे। और लागू हो सकती है। मैंने उदाहरण दिया था ना कि जॉब करते हो तुम किसी प्राइवेट में, वो निजी तो था, अपना भी बोला था मैं तुम्हें घर ना जाने दूं, वो भी निजी तो है ना, तो उन पर ये लागू हो जाती है। तो यहां आकर के ये जो मौलिक अधिकार जो पूरे के पूरे 6 थे ये हो गए कंप्लीट। ठीक, इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछो। एक ही आर्टिकल में आती है ना? ये इस 32 नंबर के आर्टिकल के अंतर्गत 5 आती है। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा थी। 13 में ये बताया गया था कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या समाप्त करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर देगा। फिर 14 से शुरू हो गए थे, 14, 15 सब 31 तक, 32 तक हो गए थे। आगे के 33, 34, 35 अभी नहीं बताए, बहुत सामान्य सी बात है, वो भी बताएंगे। तो इस यहां तक कोई समस्या कुछ ना समझ में आया हो वो पूछ लो, क्योंकि अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सी चीज, क्योंकि मौलिक अधिकार समझ गए तो हम इसका महत्व भी जानेंगे, फिर इसमें कौन कौन से प्रकरण चले थे उनको भी देखेंगे, तो वो सब बातें और आ जाएंगी। ठीक है, तुम्हारा एक अधिकार जो था, तुमने अगर वीडियो देखा है कल का तो अच्छी बात है, नहीं देख पाए हो तो देख लेना, जिसमें स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। उसमें आर्टिकल नंबर 19 है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, और ये स्वतंत्रताएं कैसी थी? सीमित थी, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए सीमित कर सकते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 20 था, आर्टिकल नंबर 21 था, आर्टिकल नंबर 21A था जिसे हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, फिर आर्टिकल नंबर 22 था। तो 19 में थी कि व्यक्ति क्या कर सकता है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसी का प्रयोग करती है मीडिया, प्रेस। प्रेस के लिए कोई अलग से कानून नहीं बना है ना, इसी आर्टिकल का 19A का ही प्रयोग करते। तो दूसरा था कि हम कोई भी सभा सम्मेलन, वो सभा संगठन समिति बना सकते हैं, मगर वो कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, बना सकते हो। अब नक्सली जैसा संगठन कोई बना ले तो वो तो गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसे ही था कि व्यक्ति कहीं पर भी शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकता है ना, चाहे वो किसानों का सम्मेलन हो, चाहे वो मछुआरों का सम्मेलन हो, चाहे वो व्यापारियों का सम्मेलन हो, चाहे वो राजनेताओं का हो, कर सकता है। फिर इसमें था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अब आप भारत राज्य में, आप मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अंतर है। अब कहीं मान लो कर्फ्यू लगाए, फिर आप बोलो कि मेरे को तो स्वतंत्रता मिली है, मौलिक अधिकार है। भाई कर्फ्यू लगाए यानी यहाँ ऐसी स्थिति में आप नहीं जा सकते। या कई सारे नेता जो हैं मणिपुर जाना चाहते हैं तो वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहां तनाव की स्थिति है, ऐसा लगता है कि इनके जाने से वहां पर माहौल खराब हो जाएगा, तो रोक लगा देते हैं। फिर इसी में था कि कहीं पर भी भारत में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, 370 के तहत विशेष प्रावधान थे, अब आप वहां पर भी निवास कर सकते हैं। आप पहले सिर्फ टूरिस्ट बन के जाते थे, लेकिन अब वहां पर भी आप रह सकते हैं, है ना। फिर आप अपना जीवन यापन कैसे करो? आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करो, आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब करो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो पड़े रहो, कोई आपको ऐसे तो नहीं खिलाएगा ना। तो वो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जो कि सीमित थी। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो क्या कहता था? 20 और 21 ये विशेष थे। आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि अपराध की दोष संबंधी के संबंध में संरक्षण। 3 बातें आती हैं, 1, 2 और 3। आपने एक मूवी देखी है अंधा कानून करके? नहीं देखी? चलो मैं बताता हूं, दिखाता हूं। अमिताभ बच्चन है, अमरीश पुरी है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो हीरो है वो एक विलेन को
मार देता है, यानी उसकी हत्या कर देता है। ऐसी परिस्थितियां बनती है। अब हत्या की गई है तो इस हीरो को अदालत उम्र कैद की सजा देती है। फिल्मों में उम्र कैद खत्म हो जाती है फटाफट। ये अपनी उम्र कैद काटने के बाद जब बाहर आता है हीरो, तो देखता है कि जिस व्यक्ति की हत्या की थी वो तो जीवित है। तो जीवित है तो ये फिर से उसको पीछा करते हुए अदालत में पहुंच जाता है और जज के सामने उसकी हत्या कर देता है। जज के सामने हत्या कर देता है। तो अब ये बताओ, अदालत उसे या सजा क्या देगा? हाँ, सजा तो वो भुगत चुका है कि उसको जो उम्र कैद हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि उसने एक मर्डर किया था। मर्डर किसका किया था? जो व्यक्ति अभी है। तो पहले सजा किस बात की हुई थी? अगर ये बोलते हैं कि आपने हमारे सामने एक मर्डर कर दिया है, वो तो एक पिक्चराइजेशन है, फिल्माइजेशन है, लेकिन हमारे उदाहरण को समझने के लिए सही है। तो कहने का मतलब है कि अपराध एक है, तो एक अपराध की एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते, तो फिर उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो पहला प्रावधान इसमें यही हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसने एक अपराध किया है तो एक से अधिक बार दंडित नहीं कर सकता। उम्र कैद पहले 14 साल मानते थे, लेकिन अब जो नए उसमें ये माना जाता है, अलग अलग केस में अलग अलग वो डिक्लेरेशन कर देते हैं कि जीवन समाप्त होने तक जेल में ही रहेगा, ऐसा भी कर देते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि 14 साल बाद रिहा हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर जेल के अंदर व्यक्ति ने अच्छा अपना व्यवहार रखा है तो जल्दी भी छोड़ देते हैं। लेकिन उम्र कैद का मतलब यही होता है कि वो उम्र भर वहीं रहेगा। उसको फांसी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जेल से बाहर नहीं आएगा। फिल्मों की बात चल रही ना। ओरिजिनल में अब वो जब प्रकरण चलता है तो जज उसमें स्पेशल मेंशन करेगा, भाई इनको पूरा जन्म वहीं गुजारना पड़ेगा, वो मेंशन कर देते हैं जैसा भी है। लेकिन सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि 14 साल की सजा होती है, जो भी है। क्लियर हो गया ये बात कि एक अपराध की एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते। दूसरी बात आती है, इसमें ये लिखा है कि कोई भी जो कानून है वो भूत लक्षी नहीं होगा, यानी बैक डेट से लागू नहीं होगा। आपने आज की डेट में, मान लो आपने क्या किया, बाइक से आते हो ना, हेलमेट लगाते हो कभी कभी। मान अब कानून आ जाए कल से, कल कितनी तारीख है? 22 मार्च ना। 22 मार्च से कानून बना दिया जाए कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उन्हें 30 दिन की जेल होगी। अब चालान नहीं, अब 30 डेज के लिए उन्हें जेल भेजा जाएगा। 22 मार्च को यह कानून आया। आज जो लोग हेलमेट नहीं पहने थे, क्या उनको भी जेल भेजा जाएगा? उनकी रिकॉर्डिंग कर ली गई कि ये हेलमेट नहीं पहने थे, क्या उनको भी जेल भेजा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हेलमेट न पहनना जेल भेजे जाने वाला अपराध नहीं है। यानी इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वह किसी कानून के तहत अपराध नहीं है तो उसे दंडित नहीं कर सकते। या कोई कानून बनेगा तो बैकडेट से लागू नहीं कर सकते कि आज कानून बनाए बोला पुरानी 1 महीने से सब लोग अंदर, है ना। तो हो गए इसमें। और तीसरा इसमें प्रावधान था कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर। तीसरा ये था, इसमें कुछ और था। ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर 20 ना। हाँ, तीसरा हाँ यही तो था कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपने क्राइम किया, आपको मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपने क्राइम को स्वीकार करो। तो आर्टिकल 20 में ये बातें थी। 21 में ये लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक हम दंडित नहीं कर सकते जब तक कि कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन न किया जाए। चोरी की और आकर के उसकी पिटाई कर दी, या हत्या हो गई बदले में तुरंत हत्या कर दी, नहीं। चोरी करना भी अपराध है और उस चोर की पिटाई करना भी अपराध है। तो उसके लिए कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कानून के अनुसार ही उसे सजा मिलेगी, यानी उसके प्राण को उसकी देह से अलग नहीं कर सकते कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना। तो ये 21 में बताया था। और 22 में ये था कि अगर गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करते समय कारण बताएंगे,
और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे, यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर। इसमें भी फिर अपवाद ये था कि मान लो आज कोई यूएपीए कानून जो है उसके तहत गिरफ्तार हो जाता है तो ये 24 घंटे का कानून लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ है तो लागू नहीं होगा। पहले पोटा टाडा ये चलते थे, ये विशेष कानून थे, इनमें ऐसे प्रावधान नहीं होते थे। ये सामान्य अपराधों के लिए है, यानी ये उन पर लागू होता है जो भारतीय नागरिक हैं, सीरियस क्राइम नहीं करते उनकी। तो ये वाला और देख लेना, कल के उसमें बताया गया। एक लेक्चर और लगेगा इसमें जिसमें ये बताएंगे कि मौलिक अधिकार का महत्व क्या है, इससे जुड़े हुए जो प्रकरण हैं कोर्ट वाले उसमें क्या क्या निर्णय आया था, इसमें संशोधन कितना कर सकते हैं, कितना किया जा सकता है, वो सब चीजें और देखेंगे। तो एक लेक्चर में फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना पढ़ने के बाद न सिर्फ प्रीलिम्स के बल्कि मुख्य परीक्षा के भी सारे के सारे जो आंसर है वो बनेंगे, सब बनेंगे, फिर इसमें कुछ छूटेगा नहीं। बस कंडीशन यही रहती है कि आपको याद करने पड़ेंगे, आप उनको छोड़ नहीं सकते।